नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखिए, आज है 11 मई और आज के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों से मैंने कल एक प्रश्न पूछा था और उसका आंसर हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के करिएगा। काफी लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन अभी भी संख्या कम है। उम्मीद करता हूं कि आज जितने लोग जो है वीडियो को देखेंगे सभी लोग कमेंट का उत्तर, यानी कि कमेंट में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वीडियो में, उसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। प्रश्न वीडियो के अंत में आपसे पूछा जाएगा। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और इसका आंसर जो होता है वो दरअसल वीडियो में ही छिपा होता है। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप लोग सही से देखेंगे तो वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप ठीक ढंग से कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या था? मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न हमारे पिछले वीडियो का। अब हम लोग आते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स पर। पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो क्या है? वो है अभी कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो है अभी कुछ डेटा रिलीज किया है कई सारे। उसमें से जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो क्या कहती है कि इसके अनुसार वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? किसके रिपोर्ट के आधार पर? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार रिपोर्ट के आधार पर। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 7.82% की गिरावट देखी गई है, या फिर ऑप्शन नंबर बी 8.82%, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2.5%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1.5%। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो अपने उत्तर को बताएं या लिखें अपनी कॉपी में। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.82% की गिरावट देखी गई है। किसमें? हिंदुओं की आबादी में। कब से कब तक लेकर के? वर्ष 1950 यानी कि 1950 से लेकर के 2015 के बीच में। आइए देखते हैं कि क्या कुछ और इसमें आंकड़े जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में 7.82 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। इसके अलावा प्रतिशत की क्या देखी गई है? गिरावट देखी गई है। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों में 43.15% की क्या हुई है? बढ़ोतरी देखी गई है। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थिति हिंदू बहुल देश नेपाल में भी देखने को मिली है, यानी कि वहां पर भी, अब जो आपके पड़ोसी देश नेपाल है वहां पर भी हिंदुओं की आबादी में क्या है? गिरावट देखी गई है। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्धों की जो संख्या है उनमें भी क्या देखी गई है? गिरावट देखी गई है। इसके अलावा परिषद ने क्या किया था? 167 यानी कि 167 देशों में 1950 से लेकर के 2015 के बीच हुए जनसांख्यिकी का क्या किया है? अध्ययन किया। और इसी अध्ययन के जो है आधार पर रिपोर्ट सबमिट की गई, और उन रिपोर्ट्स में कुछ एक पॉइंट्स ये जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे वो हमने आपको यहां पर रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात जनसांख्यिकी की आई है तो आपके लिए सेंसस 2011 भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जनगणना 2011। ठीक है, ये आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनगणना 2011 ये आपका यूपी पीसीएस, आरओ, ठीक, आरओ और यूपी पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं वहां पर सेंसस से प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। तो जनगणना 2011 आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ये आपका टास्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन द्वारा भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल के जो है दिनों में जो है लगभग 1.5 साल से क्या हुआ है कि भारत और चीन जो है इनके बीच जो है जो संबंध है अंतरराष्ट्रीय वो ठीक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और लद्दाख जैसे क्षेत्र में जो है काफी विवादों में सीमाएं वहां की रही हैं, और कई सारे स्थानों को लेकर के भी चीन अपना दावा जो दरअसल भारत पर जो है ठोकता है, यानी कि उस पर रखता है कि ये जो है हमारे एरिया हैं, और इन्हीं को लेकर के भारत और चीन में अक्सर जो है क्या कहते हैं विवाद बना रहता है। तो
तो अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम तक जो है चीन ने अपना कोई राजदूत भारत में अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन अभी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन चल रहे हैं, तो अब उनकी क्या रणनीति रही है, तो ऐसे में चीन द्वारा जो है इनमें से किसी एक को अपना राजदूत नियुक्त करने की बात कही गई है। कौन है वो व्यक्ति? ऑप्शन नंबर ए है आपका ए सू फिहोंग, या ऑप्शन नंबर बी सुन विडोंग, या फिर ऑप्शन नंबर सी सू मार्क, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी फिहोंग को भी हाल ही में चीन ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त करने की बात कही है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में चीन द्वारा भारत में अपना राजदूत सी फिहोंग को, नाम याद रखिएगा, नियुक्त किया है। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने 18 महीने से कितने महीने से 18 महीने से भारत में अपना कोई राजदूत नियुक्त नहीं किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और चीन में विवाद बना रहता है। और आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो आपका जीएस पेपर सेकंड है, जीएस के पेपर सेकंड में आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध को पढ़ना है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत भारत और चीन के संबंधों में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, यानी कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो पूर्वी लद्दाख में आपको पता है कि चीजें विवादों में रही हैं और उसकी वजह से चीन और भारत में तनाव की स्थिति बनी है। इससे पहले सुन विडोंग जो थे वो चीन के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे, और जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और उसके बाद से अभी तक चीन ने अपना कोई राजदूत भारत में नियुक्त नहीं किया था। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चीन के बारे में और भी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा कि चीन के जो चीन से रिलेटेड जो चीजें और हैं वो क्या क्या जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कूल ऑन व्हील्स योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की योजना है? आपके ऑप्शन नंबर हैं, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। यानी कि स्कूल ऑन व्हील्स योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर सरकार के द्वारा भी हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरुआत की गई है। शुरुआत क्यों की गई है? क्योंकि जो मणिपुर में हिंसा हुई थी, मणिपुर की हिंसा हुई थी, तो उसमें जो प्रभावित जो छात्र थे, ठीक है, प्रभावित जो छात्र थे, ठीक है, या जो लोग थे, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको जो है क्या देने के लिए? एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, ये स्कूल ऑन व्हील्स योजना जो है लाई गई है। यानी कि कैंपों में जो लोग हिंसा से प्रभावित थे, उन हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार ने जो है इस योजना को लाई है। आइए व्याख्या देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो स्कूल ऑन व्हील्स योजना मणिपुर सरकार की योजना है। इसके अलावा मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके, अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि मणिपुर की राज्यपाल कौन है। तो राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ में वहां की विधानसभा सीटें इंपॉर्टेंट होती हैं, विधान परिषद की सीटें इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर कौन सी राज्यपाल हैं ये भी आपकी परीक्षा के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने क्या किया है? राज्य में जातीय हिंसा से प्रभावित राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों तक शिक्षा की पहुंच के लिए इस योजना की शुरुआत की है, ताकि जो लोग प्रभावित हैं हिंसा से वो जो है अनएजुकेटेड ना रह जाएं किसी कारणवश, उनको प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था की जो है जो कमी थी वो उनको सुदृढ़ की जाए, यानी कि शिक्षा उनको दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा इसके माध्यम से शिविरों में रह रहे छात्रों के लिए शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा कार्यक्रम है, कौन सी योजना है? स्कूल ऑन व्हील्स योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा समूह यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जेजीसी की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर ए लेह में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मुंबई। इसमें से आपको एक आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी लेह में भारत भूटान के बीच
5वीं संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक जो है अभी आयोजित की गई है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या में क्या है कि हाल ही में भारत भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह यानी कि जेजीसी की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? लेह। और लेह कहां पर है? लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इस बैठक का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 6 से 7 मई 2024 के मध्य। तो यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत, अब चूंकि बात भूटान की आती है तो भारत भूटान के संबंध हमेशा से जो है क्या रहे हैं? बहुत अच्छे रहे हैं। और भूटान भारत के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है? भूटान दरअसल महत्वपूर्ण 2 पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट तो क्या है कि ये भाई पड़ोसी देश है, इसके संबंध काफी पहले से हैं। दूसरा, ये चीन, ठीक, और भारत के मध्य में स्थित है। कौन? भूटान। इसलिए भूटान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ में सामरिक दृष्टिकोण से भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और व्यापार की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत और भूटान के बीच में अभी हाल ही के दिनों में जो व्यापार है वो काफी हद तक बढ़ा है। तो आइए इसके कुछ डेटा को हम लोग देख लेते हैं जरा, कि भारत आयात के स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। अगर हम लोग डेटा की बात करते हैं तो 2014 के बाद से भूटान के साथ भारत का व्यापार 2014-15 में $484 मिलियन से बढ़ करके कितना था? $484 मिलियन कब था? 2014 में था। और अब क्या हुआ है? बढ़ गया है। कब? 2022-23 में कितना हो गया है? ये $1615 मिलियन हो गया है। अपने आप में ये अभूतपूर्व जो है क्या है? वृद्धि है व्यापार में, जो भूटान के कुल व्यापार का कितना है? लगभग 80% है। यह अपने आप में आपके लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। अगर भारत भूटान संबंधों की बात होगी तो वहां पर आप इन पॉइंट्स को क्या करिएगा? नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात भूटान की आती है तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्या है? थिम्पू। और इसमें और क्या कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो भूटान भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? फैक्चुअल डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के 4 राज्य कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है, जिसमें से असम जो है ये सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भूटान के साथ में, और सिक्किम जो है क्या है? सबसे छोटी सीमा बनाता है। ये बात आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप लोग जरा इसको देख सकते हैं। ये है आपका क्या? भूटान। ये क्या है? आपका भूटान है। ठीक है, अब देखिए, और ये हो गया आपका क्या हो गया? चाइना हो गया। तो देखो कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं इसमें सामने मेंशन है। आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, असम हो गया, ठीक है, असम के अलावा कौन कौन सा है? सिक्किम हो गया आपका, ठीक है, सिक्किम की छोटा देखिए सीमा सबसे छोटी है सिक्किम, ये हो गया आपका सिक्किम हो गया। अब देखो ये चाइना और भारत के बीच में है, इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से क्या है? भूटान जो है बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट हो गया। अब अक्सर आपकी परीक्षा में किसी देश की सीमा भारत के साथ साथ में कौन कौन सी लगती हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में खासकर यूपीपीसीएस आरओआरएम पूछता है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। और पश्चिम बंगाल की सीमा भी ऑलरेडी जो है लगती है। ये देखिए पश्चिम बंगाल, ये जो येलो वाला है, ये थोड़ा सा पोर्शन देखिए भूटान के साथ यहां पर लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने, ठीक है, या यूनिसेफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे अपना राजदूत या फिर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आई थिंक आपको यह आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन नंबर ए प्रियंका चोपड़ा को भी नियुक्त किया गया है, या ऑप्शन नंबर बी करीना कपूर, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऐश्वर्या राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेमा मालिनी। इसका सही उत्तर क्या होगा? जरा सोचिए फटाफट। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करीना कपूर। ठीक है, आइए इसके हम लोग जरा व्याख्या देखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने, अब कार्यक्रम का नाम ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ इंडिया ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए अभिनेत्री करीना कपूर को अपना राष्ट्रीय राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर क्या किया है? नियुक्त किया है। ठीक है, ये क्या है? महत्वपूर्ण है।
और ये इस जो है प्रोग्राम के माध्यम से क्या करेंगी, ये करीना कपूर क्या करेंगी इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है, दरअसल ये जो प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम के माध्यम से दरअसल बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए क्या करेंगी, काम करेंगी। कौन? करीना कपूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यूनिसेफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिसेफ अब चर्चा में आ गया है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित राष्ट्रों के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा, समृद्धि, खान पीन के बारे में प्रॉपर तरीके से उनका ख्याल रखना या उनकी समृद्धि के लिए कार्य करना, यह क्या था? यूनिसेफ का दरअसल क्या था? उद्देश्य था प्रारंभ में। ठीक है, विश्व युद्ध में प्रभावित राष्ट्रों के बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं क्या करना, उपलब्ध कराना, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कई सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करते हैं यूनिसेफ की, जो कि आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की थी? 11 दिसंबर 1946 यानी कि 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1953 में यानी कि 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का क्या हुआ? अस्थायी सदस्य बन गया। आपकी परीक्षा में प्रश्न कूट के फॉर्म में यहां से पूछ सकता है कि बताइए यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य कब बना? तो तुरंत उत्तर देना है 1953 में या 1953 में। इसके अलावा यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ को उनके बेहतर कार्य के लिए 1965 यानी कि 1965 में शांति के क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। किसको? यूनिसेफ को। कब दिया गया था? 1965 में। इसके अलावा यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ये जितने पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं ये सारे क्या हैं? आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिसेफ की बात आ गई है तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि उनका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन है, उनका जो है क्या कहते हैं, उनकी स्थापना कब की गई थी और उनके क्या कुछ कार्य हैं। ठीक है, तो ये टास्क है कि आप लोग जरा जब भी फ्री होइएगा तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं कौन है? तो आपके ऑप्शन है, अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, ऑप्शन है क्या है? फातिमा बीबी, जिनको एम फातिमा बीबी बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी है, क्या है? बीवी नागरत्ना, या फिर ऑप्शन नंबर सी हिमा कोहली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश यानी कि न्यायमूर्ति कौन है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए वाला, यानी कि अभी हाल ही में यानी कि इनको क्या किया गया है? पद्म पुरस्कार से भी, मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से भी द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसीलिए चर्चा में है और आपसे प्रश्न परीक्षा में यहां से पूछ सकता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब पद्म भूषण सम्मान की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1954 में की गई थी। इसके अलावा भारत रत्न के बाद जो पद्म भूषण जो सम्मान है यह भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक बात यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कोई महिला किसी पद पर प्रथम बार नियुक्त होती हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है तो आप तुरंत उत्तर देंगे कौन? किरण बेदी। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो आप तुरंत क्या उत्तर देंगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये क्या है? ये कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं आपके एग्जाम के लिए। इनको आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड, जो आप लोग का फेवरेट होगा। तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग जरूर जानते होंगे क्योंकि क्रिकेट प्रेमी सभी लोग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है आपका ए पाकिस्तान, या फिर बी भूटान, या फिर सी बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
बांग्लादेश में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा और कब से कब तक किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 से 20 अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि हाल ही में किस देश ने अपने 100 रुपए के नोट में भारत के 3 हिस्सों को दर्शाया है। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा अपने आप में। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है कि जिन्होंने अभी हाल ही में अपने 100 रुपए के नोट में, जो 100 रुपए की जो नोट होती है उसमें भारत के 3 हिस्सों को क्या है, दर्शाया है। वो देश कौन सा है, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी चीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। अब ये 4 विकल्प हैं, मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी लग रहा होगा, क्योंकि ये दोनों देश क्या हैं, बड़े कलाकार प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, तो लेकिन मजेदार बात यह है कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, और भूटान तो बहुत प्यारा देश है, यह भी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा छुटकू सा देश है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन चीन के दबाव में आकर के जो क्या किया है, नेपाल ने अपने 100 रुपए के जो नोट होते हैं उस पर भारत के 3 हिस्सों को दर्शाया है। ये अपने आप में जो है बहुत खराब न्यूज है, या यूं मैं कहूं कि एक तरीके से भारत के तो नहीं, है नेपाल के लिए खराब बात है, क्योंकि भारत नेपाल का संबंध हमेशा से बहुत सुदृढ़ मजबूत रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बहुत नेपाल के साथ मजबूत रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार नेपाल की है कहीं ना कहीं जो है चीन से जो है उसका संबंध बेहतर है, और चीन के दबाव में आकर के नेपाल ने यह कदम उठाया है। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं जरा। ठीक है, कि हाल ही में नेपाल ने अपने 100 रुपए के यानी कि 100 रुपए के नोट में भारत के 3 हिस्सों को दर्शाया है। कौन कौन से वो 3 हिस्से हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये 3 प्लेस हैं जो नेपाल ने दर्शाए हैं अपने नोट में। इसके अलावा जो और इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए हो जाती है, ये तो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो और प्रश्न नेपाल से पूछ सकता है नेपाल से संबंधित, वो क्या होगा कि नेपाल के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा जुड़ती है। कौन कौन सी, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। अब इसमें प्रश्न एक और पूछ सकता है आपसे कि बताइए सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य की मिलती है नेपाल के साथ में, तो आपका उत्तर होगा बिहार की, और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो वो सिक्किम की हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए एक अलग से प्रश्न जो है बन सकता है परीक्षा में। ठीक है, अब आपके लिए क्या है, एक प्रश्न है अंतिम में कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर आज के ही वीडियो में है, आप लोग चाहें तो वीडियो को दोबारा से ठीक ढंग से देखिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखना है दोबारा से तो क्या करिए, इंटरनेट पर डालिए और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद अब इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है कि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1932 यानी कि 1932, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1935, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1946, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1952। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर दरअसल जरूर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो पढ़ लीजिएगा। इसके पहले भारत नेपाल संबंधों की हम लोग बात कर रहे थे। भारत नेपाल के जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। IR में यानी कि पेपर सेकंड में भारत नेपाल संबंधों को आपको पढ़ना होगा। तो अभी ही यानी कि अगर आपका फोकस यूपीपीसीएस और यूपीएससी या अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा में होगा तो भारत नेपाल संबंध, भारत भूटान संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से कार्य करते हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।